कांटों पर चलने वाले लोग जिंदगी में मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि कांटे जो हैं वो पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। यार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण जब निकालनी है तो याद रखो बूटी लेके जाओ बाबा जी से, और बूटी ये कहती है कि शुरुआत तो बायोट सावर्ट से करनी है, तो कुछ मत सोचो, सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ। फिर तुम्हें दूसरा काम क्या करना है, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ढूंढ लो, फिर उस करंट कैरिंग एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए आर बना लो, फिर वो थीटा के बारे में सोच लो। डेरिवेशन खत्म हो जाएगा अगर इसी सीक्वेंस में तुमने चीजों को सोचा तो। अब देखो कैसे बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये हो गया वायर। ठीक है बाबा जी, आपने बोल दिया वायर किसके कारण फील्ड निकालता है बायोट सावर्ट लॉ, छोटे से एलिमेंट के कारण। और अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ ये होता है अपने पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आप देखें तो सबसे पहले अब आपको चाहिए डीएल, तो ये हो गया आपके पास डीएल, छोटा सा डीएल एलिमेंट। इसके बाद वो डीएल ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो डीएल को उस पॉइंट से ज्वाइन करा दो। जैसे ही ज्वाइन कराओगे ये डिस्टेंस हो गई है आपके पास आर। एलिमेंट मिल गया, आर मिल गया, पॉइंट मिल गया जिसपे फील्ड चाहिए थी, बना लिया हमने। थीटा एंगल क्या होगा, तो भाई ये एंगल होगा ना, करंट कैरिंग एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा हमारे पास थीटा। मैंने थीटा भी बना लिया, सारी चीजें तैयार हैं। मगर ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो छोटे से एलिमेंट के कारण है, और मुझे तो पूरे वायर के लिए चाहिए। छोटे से को बड़ा बनाना है। मैथ्स से कहो भाई साहब मदद करो हमारी। मैथ्स ने कहा ठीक है, हम प्रकट हो जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। और जब मैथ्स ने मदद की तो हमें इंटीग्रेशन दिया। मगर फिर दूसरी दिक्कत, स्पेशली मेरे बायो वाले दोस्तों के लिए, इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत है। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, जैसे सपोज करो मैंने इंटीग्रेट करा, ये वाई स्क्वायर है और मैंने कहा मुझे dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर मेरा y वेरिएबल है तो मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकता। यही तो समस्या आ गई यहां पे। जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना था dv को, बहुत आसान है, बस एक एंगल दूंगा, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, सुनते रहना। अगर मैं इसको यहां पर इंटीग्रेट कर दूं, चलो कर दिया। अब यहां पर इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मगर जब आप एलिमेंट को ऊपर नीचे लेके जाओगे तो ये थीटा बदलेगा, बदल गया। थीटा वेरिएबल है, एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये आर भी बदलेगा, आर को भी तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते एल के रिस्पेक्ट में। और एल के रिस्पेक्ट में जब आर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर हम इस इंटीग्रेशन को नहीं कर पाएंगे जब तक कि सारी की सारी चीजें एक वेरिएबल में कन्वर्ट ना हो जाएं। और इस वेरिएबल का नाम है, जो हमारे इस डेरिवेशन का हीरो है, वो है फाई। फाई क्या है? फाई है ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका वो जो एलिमेंट से लाइन ज्वाइन कर रही है, उन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल और उसके बीच का एंगल है फाई। और हमारी पूरी फिल्म का हीरो है फाई। मतलब कि अब मुझे इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना, मगर इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। मतलब थीटा को भी फाई के टर्म्स में लाना पड़ेगा, आर को भी फाई के टर्म्स में लाना पड़ेगा। और हम लोग जो हमारे पास आर हो गया, थीटा हो गया, अब क्या बचा, एल, डीएल। डीएल को भी हमको फाई के टर्म्स में लाना पड़ेगा। दैट्स इट। तीनों चीजों को फाई के टर्म्स में ले आओ, डेरिवेशन खत्म हो गया। और बूटी ये कहती है आपसे बाबा जी की कि सिर्फ एक ट्राइंगल को गौर से देखते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिर्फ एक ट्राइंगल को, ये वाले ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को जिसका नाम है OPA, अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखते रहो, इससे सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। दोस्तों देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने वो ट्राइंगल ले लिया OPA। सबसे पहले मैंने R के बारे में सोचा। अगर तुम गौर से देखो तो ये OPA जो तुम्हारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये O है, ये P है, ये A है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस A है, ये एंगल फाई है, जिसको मुझे अभी लेकर आना है।
ठीक है, अब आप ये बताओ क्या आपका ए बदलेगा? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलने वाली नहीं है, आपको फाई के साथ आर को रिलेट करना है। ए आर और फाई को अगर रिलेट करना, ए क्या है? ए बेस है, आर क्या है? आर हाइपोटेन्यूज है, यानी कॉस फाई अगर मैं लगा दूं तो कॉस फाई हो जाएगा ए बाय आर, यानी यहां से मेरा निकल के आ गया आर। क्या आ गया? आर ए बाय कॉस फाई। जैसे ही आर आया किसके टर्म्स में आ गया? फाई के टर्म्स में। एक विकेट गिर गया, दूसरा विकेट गिराना है यार अपन को, और दूसरा विकेट क्या बोल रहा है? दूसरा विकेट अपन से बोलता है कि थीटा। थीटा को अगर तुम गौर से देखो, फिर उसी ट्राइंगल में आ जाओ जो ट्राइंगल मैंने तुमसे कहा था देखने के लिए। अब तुम मुझे बताओ कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ऊपर वाला थीटा है, ये फाई है, तो तीनों ट्राइंगल के एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो गया तो तुम ये बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस 5। दूसरा विकेट गिर गया, थीटा किसके टर्म्स में आ गया? फाई के टर्म्स में आ गया। सबसे महान विकेट बचा और वो विकेट है हमारे पास एल का। अब तुम बताओ, आगे बढ़ने के पहले अगर मैं तुमसे कहूं डीएल निकाल के लाना है, तो यार ये देखो ना, ये तुम्हारे पास क्या है? एल, और ये है ए। ए के साथ क्यों रिलेट कर रहा हूं? आर तो वेरिएबल था, आर के साथ नहीं कर सकता, कांस्टेंट के साथ करना है। एल क्या है? परपेंडिकुलर। ए क्या है? बेस। tan फाई एल अपॉन ए। लग गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो tan फाई एल अपॉन ए, और जैसे ही एल अपॉन ए, एल की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास ए tan फाई, और डीएल की वैल्यू आ जाएगी ए sec स्क्वायर फाई डी फाई। डिफरेंशिएट कर दिया दोस्तों, एल का डिफरेंशिएशन डीएल, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, फाई का डी फाई। अब आप गौर से देखो, आपका डीएल भी आ चुका है फाई के टर्म्स में, यानी कि आर फाई के टर्म्स में, थीटा फाई के टर्म्स में, डीएल फाई के टर्म्स में, सारी चीजें फाई के टर्म्स में आ गई। पुरानी वाली इक्वेशन जो थी उसमें रख दो वैल्यूज। जैसे ही वैल्यूज रखोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो वही है, आई भी वही है। डीएल की जगह पर ए sec स्क्वायर फाई डी आर, साइन फाई, फाई की जगह पे साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90 माइनस फाई, और आर की वैल्यू थी ए अपॉन कॉस फाई का होल स्क्वायर। बस अब इसमें ऊपर ले जाओ इसको, ये तुम्हारे पास आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो गौर से, क्या आ रहा है तुम्हारे पास आंसर? ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ऊपर एक ए से नीचे एक ए कैंसिल, कॉस स्क्वायर फाई जो था वो ऊपर चला गया, और वो बन जाएगा अपने पास 1 अपॉन sec स्क्वायर फाई। नहीं तो इसको यहीं पे देख लो तुम, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अगर गौर से देखो तो मैं इस 1 अपॉन कॉस फाई को लिख सकता हूं ए स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अगर मैं इसको लिख सकता हूं, यही चीज मैंने यहां पर की, मैंने लिख दिया ए स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। बाकी सारी चीजें वैसे ही थी, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए भी कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए कॉस फाई डी फाई। अब क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें करना है इंटीग्रेट, है ना, क्योंकि तैयार हो चुके हो और एक ही वेरिएबल है फाई है। मैंने कर दिया दोनों तरफ इंटीग्रेट, मगर बाबा जी लिमिट का क्या करें? तो यार एक बात सोचो, जब तुम किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हो और सीधे ऊपर देख रहे होते हो, ये हॉरिजॉन्टल है, अब तुम ऊपर देख रहे हो सीधे टॉप पर, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो यार ये देखो, ये मेरी आई साइड है, आई साइड का जब तुम बिल्कुल टॉप पर देखते हो तो एंगल क्या बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? तुम मुझे बताओ क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसीलिए ये जो अपने पास पॉइंट है P, जब इसको तुम टॉप वाले को देखोगे तो ये बहुत बड़ा एंगल बनेगा 90 डिग्री π/2, और जब तुम नीचे लेकर जाओगे तो वो बन जाएगा -π/2। तो आपकी लिमिट हो जाएगी -π/2 से +π/2, नीचे तक -π/2, ऊपर तक +π/2, और ये हो जाएगा 0 to b sin फाई cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई -π/2 से +π/2, अपर लिमिट हो गई b वाली साइड पर db का इंटीग्रेशन b होना था, b -0 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 माइनस साइन 90। साइन कहता है मैं माइनस नहीं रखता अंदर, मैं तो बाहर फेंक देता हूं, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस आ गया बाहर, ये हो गया प्लस
सो बी आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए टेस्ला इज द आंसर ऑफ दिस डेरिवेशन. और अगर मैं फील्ड ढूंढूंगा तो फील्ड तो क्रॉस की आएगी, और ये मैंने तुम्हें सिखा दी थी लास्ट वाले वीडियो में. एक बार जाकर वो देखो, थोड़ी तो मेहनत करो. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स दिस साइड, डार्क साइड क्रॉस, लाइट साइड डॉट. डॉट क्रॉस की फील्ड आएगी, ये बना देना, काम हो जाएगा आपके पास. अब कुछ चीजें और, स्पेशल केसेस. क्या है स्पेशल केसेस? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट वन एंड. अब आप अगर एक एंड पर आकर खड़े हो गए यहां पे, तो यार ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था ना जो 90 डिग्री वाला था. अब जब एक एंड पर आ गए हो तो उसके साथ एंगल क्या बचेगा? 0 डिग्री. तो यार आंसर आ जाएगा आपके पास, जो पहले लिमिट थी -90 से +90, अब हो जाएगी 0 से 90, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए. मतलब पहले 2i बाय ए थी, अब हो जाएगी i बाय ए. और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, मतलब कि ये मेरे पास अगर वायर है तो इस वायर के एक्सिस पर फील्ड निकालनी है, और अगर मुझे वायर के एक्सिस पर फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी. क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो और जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों सेम आ जाएंगे. दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा. साइन 0 0 होता है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 0. आंसर आ गया 0. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 ड्यू टू द वायर ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है. सो ये अपने पास वायर के बारे में जो भी हो सकता था वो मैंने तुमको बता दिया. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई है. तो इतना काफी है आज वीडियो के लिए दोस्तों. मैग्नेटिक फील्ड हमने 10 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर ली. थोड़ी स्टार्टिंग एंडिंग तो चलती है ना यार, मतलब वो हटाना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो एडजस्ट कर लो. खैर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना. और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम आराम से बैठे रहोगे और मार्क्स आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे. जल्दी से 12th प्रो पर आ जाओ, और अभी भी मौका है दोस्तों पढ़ाई का. पढ़ो, जोर लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा. इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही. जय हो.